देखिए, पिछले क्लास तक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज 4th लेक्चर में हम लोग मिले हैं। और जिन लोग को भी ये 3 लेक्चर नहीं देख पाए हो तो देख लेना यार, आपके क्या कहते हैं यूट्यूब पे भी मिल जाता है, एमसीएम ऐप पे भी मिल जाता है, दोनों जगह से देख सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम रह जाता है फिर तो हम जिंदा हैं, पहुंच ही जाते हैं, तो मिल ही लेना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बहुत दिन के बाद मिले, होली के बाद भी अच्छा खासा क्लास को एब्सेंट करना पड़ गया था घर में पूजा वूजा की वजह से, बट कोई नहीं, अब कंटिन्यू रहते हैं और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम लोग 2 तरह का लॉ पढ़े थे, एक फर्स्ट लॉ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? और फर्स्ट लॉ में तुमको याद होगा कि तुम पढ़े क्या रखे हो, तो W इज इक्वल टू जेड आई टी पढ़े थे क्या? याद आ रहा है कुछ? और जेड क्या होता था सर? बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल क्या, इक्विवेलेंट होता था। ये पहले पढ़ा रखे थे सारा चीज कि जेड क्या होता था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जहां तक आपको पता होगा तो जेड इज इक्वल टू भी पढ़ रखे थे क्या सर? इक्विवेलेंट वेट बाय फराड। याद आ रहा कुछ? जेड इक्वल टू क्या पढ़े थे? इक्विवेलेंट वेट बाय फराड। और यहां से सेकेंड लॉ में, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, सेकेंड लॉ में तुमको पढ़ा रखे थे, क्या पढ़ा रखे थे सर? तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। W क्या है सर? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? इक्विवेलेंट वेट का। किसका है? इक्विवेलेंट वेट का। बड़ा माइंड में कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। और सर इक्विवेलेंट वेट जहां तक याद होगा, क्या आपको पढ़ा रखे थे, इक्विवेलेंट वेट कुछ होता नहीं बेटा, ये सिंपल सा, अगर एटम की बात करें तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है। अरे याद कि सर मूव ऑन जो करता है, अगर मान लो किसी, हम कॉपर लेते हैं, कॉपर से अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो जो देख रहे हो ना वैलेंसी जिसको हम लिख रहे हैं ना, वो कुछ और नहीं, वो 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। अगर सर एटॉमिक मास की बात करें तो कॉपर का एटॉमिक मास बाय वैलेंसी कर देंगे तो उसी का क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो ये पिछले क्लास में ही सब चीज पढ़ा रखे हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ा रखे हैं, सेकंड लॉ पढ़ा रखे हैं, ये सारा चीज पीछे पढ़ रखे हैं। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। टॉपिक बनाइए फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ऑनलाइन कितने लोग हैं यार? हो गया? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज लिखिएगा। सबसे पहले देखना, इफ द वैलेंसी ऑफ एन आयन, किसका वैलेंसी मान रहे? कोई आयन। अरे बाद में लिखना ना, पहले समझ लो ना, काहे हो गया लो, इतना जल्दी लग रहा है कि भागे जा रहे हो। अगर किसी भी आयंस को बात करें, आयंस क्यों बोल रहे हैं बेटा? आयंस इसलिए बोल रहे हैं सर कि फिक्स है कि चाहे तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, देखो, इफ द वैलेंसी ऑफ आयन इज एन मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? कि चलो भाई, जो वैलेंसी है ना किसका? आयंस का। आयंस क्यों बोल रहे हैं सर? चाहे तो इलेक्ट्रॉन को वो ले रहा होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा। यही तो ये होता था इलेक्ट्रोलाइसिस में। कैथोड एनोड वाला पढ़ याद है कुछ?
कि सर डिपॉजिट होते थे, क्या होते थे, डिपॉजिट होते थे, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता था, दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, गेन करता था। तो सर मान लेते हैं कि जो वैलेंसी है ना किसी भी आयन का वो कितना है, एन है, तो देन द चार्ज क्या हो जाएगा सर, देन कितना दिन के बाद लिखना पड़ रहा है, देन द चार्ज ऑफ एन आयन, बता सकते हो क्या, एज एन एफ, एफ इज द वन फ्राड, एफ कितना, वन फ्राड, इतना दिमाग में जा रहा कि सर एफ कितना होता है, वन फ्राड। अब तुमसे पूछा है यहां पे 1 मोल आयन इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 का पावर 23 एटम, तो कोई दिक्कत है क्या, कि सर एक मोल आयन का बात करें, एक मोल आयन का बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10 के पावर 23। मतलब अब हम बोल सकते हैं क्या कि एक मोल आयन में कितना एटम होगा, एक मोल आयन में कितना एटम होंगे सर, तो 6.02 इंटू 10 के पावर, इतना क्लियर है। अब अगर हम तुमसे एक पॉइंट पूछे यहां पे कि भाई एक बात बताओ, मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि 6.02 इंटू 10 के पावर 23 एटम इज इक्वल टू एनएफ, बताना, क्लियर है कि सर इतना एक मोल चार्ज के बराबर कितना था, एनएफ। तो सर एक मोल में कितना एटम का बात कर रहे हैं, 6.02 इंटू 10 के पावर 23, तो सर 6.202 इंटू 10 के पावर 23 एटम इज इक्वल टू कितना, एनएफ। एनएफ इज द एन क्या, नंबर ऑफ मोल्स, और एफ क्या, वन फ्राड। फ्राड का वैल्यू पता है 96,500, बता रखे ना सर अच्छे, फ्राड का वैल्यू कितना होता है 96,500, 96,500 कूलम। अब जरा सा सोच के देखो, माइंड लगाओ थोड़ा सा, तुम पढ़ने क्या जा रहे हो, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल का मतलब एन कितने के बराबर, 1 के बराबर। फंडामेंटल का मतलब क्या सर, एन इज इक्वल टू 1। तो अब जरा सा देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6.202 इंटू 10 के पावर 23 एटम इज इक्वल टू 1 फ्राड, बोलना, लिख सकते हो। तो सर अगर हम अब यहां से पूछे 1 एटम इज इक्वल टू सर, 1 एटम इज इक्वल टू सर, तो तुम क्या करोगे, 1/6.02 इंटू 10 के पावर 23, ये नहीं, ये 1 फ्रॉड ना बेटा, 1 फ्रॉड भाई इतना। तो सर एक एटम कितने के बराबर सर, 96,500 डिवाइडेड बाई कितना सर, 6.02 इंटू 10 के पावर 23, कितना, इतना। चाहे एक छोटा सा अगर हम बात पूछे ना कि एक मोल एटम में, चाहे एक मोल आयन में कितने इलेक्ट्रॉन, एटम को हटा दो, एटम के जगह पे हम रख लेते कितने इलेक्ट्रॉन, तो तुम क्या बता दोगे कि सर 6.023 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, बात सेम ही चीज है, अरे बात समझ में। तो सर यहां पे भी अगर तुमसे हम पूछ लेते तो यहां पे भी बोलोगे सर इतना इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनएफ, बताओ, बोल सकते हो। तो सर इतना इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन, सर इतना इलेक्ट्रॉन अगर बात किया जाए, इतना इलेक्ट्रॉन अगर कब ये फंडामेंटल है तो कितना, फ्राड के बराबर। एक फ्राड में कितना इलेक्ट्रॉन अभी दिख रहा है, कितना सर 6.02 इंटू 10 के पावर 23। अब सर अगर हम तुमसे पूछते हैं कि सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां से निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सर 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, बता सकते हो क्या, क्लियर है इतना। अब सर इसको हम अगर करना चाहें तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, जरा सा देखना तो 965, देखना 965 डिवाइडेड बाई 602 इंटू 10 का पावर 19 बचेगा क्या, -19, नहीं समझ में आया।
2 ऊपर गया बेटा, तो ऊपर 4 जीरो हो गया, तो 4 जीरो कट हो गया तो 19 बचा, और 19 को ऊपर ले गया तो कितना माइनस में गया, तो इसलिए क्या लिखे 10 के पावर -19। अब इसको इससे कट करो, इसको इससे कट करो, तो ये अप्रोक्स तुम्हारा बराबर किसका आएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही होता था क्या, जरा ध्यान से समझना। एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना पढ़े हो पहले से सबको पढ़ा है ना। यहां से प्रैक्टिकली चेक किया कि सर फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज से हम एक इलेक्ट्रॉन का पहले निकाले कि उसका चार्ज कितना निकल के आया, और वो कितना निकल के आया तुम्हारा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। चलो जल्दी से नोट आउट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या, नहीं हुआ था? अच्छा, अब तुमसे पूछे कि एक फराड में कितना इलेक्ट्रॉन, तो तुम कितना बताओगे भाई? अब घटो नंबर, क्या बोल दोगे, कितना होता है? अरे बात समझ में। लेकिन अगर सर फराड भी एक यूनिट है और कूलम भी एक यूनिट है, और यही क्वेश्चन अगर हम पूछ दें कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो क्या सेम होगा? अच्छा चलो देखो, पहले इसको करो। अब मेरा क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है आपका कि वन कूलम इज इक्वल टू हाउ मनी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वन बाई 1.6 इंटू 10 के पावर -19। कैसे? हम्म बहुत बढ़िया। देखिए, अगर यहां तक जो बोली तुमको समझ में आता तो बहुत अच्छा, बढ़िया बात है। क्या हम पहले भी बता रखे, वन फ्राड इज इक्वल टू 96.96,500 कूलम। क्लियर है? एक फ्राड बराबर, तो सर एक फ्राड की जगह पे उतना पुट आउट कर देंगे, कर सकते हैं ना। और सर वो कूलम से फिर हम वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा और तरीका है ना कि Q इज इक्वल टू एनी, हम पढ़ रखे हैं Q इज इक्वल टू एनी। सर अब देखो ना, यहां पे जरा सा हमको बता देना ना कि सर एन इज इक्वल टू
क्यू बाई ई हो जाएगा क्या? क्यू क्या सर? चार्ज। चार्ज कितना पूछा तुमसे? तो सर 1 कूलम, और ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सर 1.6 इंटू 10 के पावर -19। कर सकते हैं, कोई दिक्कत की नहीं कोई यहां तक? तो सर इसको अगर करना है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 10 1.6 इंटू 10 का पावर 18। बोलो, लिख सकते हैं? तो सर इसको अगर कट कीजिएगा ना तो ये आता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल, बहुत बार यूज किया गया है कि सर एक फराड में सबको पता होता है 96,500 कूलम, लेकिन एक फराड में इलेक्ट्रॉन का नंबर अभी हम लोग ने देखा कितना, एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.02 इंटू 10 के पावर 23। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो होगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18। आगे बात समझ में? इन यही निकल के आया तुम्हारा। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट रखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? चलिए आगे बढ़े। अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, क्या तुम बताओगे? इलेक्ट्रिक करंट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? बता सकते हैं? क्या होता है सर? द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज through a conductor is called इलेक्ट्रिक करंट। इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो क्या? कि सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब सर एक कोई स्पेसिफिक टाइम में जितना चार्ज का फ्लो किसके थ्रू हो जाए? कंडक्टर के थ्रू। भाई इलेक्ट्रिक करंट को कौन पास करवाता है? तो किसके थ्रू पास होगा? तो सर अभी ऐसा मत करना सर ग्रेफाइटो में तो करता है, दैट्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो सर कंडक्टर के थ्रू एक स्पेसिफिक टाइम में जितना चार्ज पास होता है उसी चार्ज को, उसी रेट को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर हमसे कहना रहे तो हम बोल सकते हैं क्या? देखो तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम। बोल सकते हैं क्या कि सर एक स्पेसिफिक टाइम में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो जाए उसी रेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं सर। तो जब सर इलेक्ट्रिक करंट का तुम्हारा यूनिट याद होगा तुमको, 1 एम्पियर होता है। एम्पियर होता है, ऐसे हम एक एम्पियर स्टैंडर्ड के लिए बात कर रहे हैं। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना रहे तो क्या बोलेंगे? 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज passes through a conductor in 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करे उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। और इसको बड़े बहुत सिंपल बेसिस में स्कूल एग्जामिनेशन पूछता है, डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर याद रखिएगा, डिफाइन 1 एम्पियर। तो क्या तुम लिखोगे कि सर 1 कूलम ऑफ चार्ज जब 1 सेकंड में पास करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, किसी भी कंडक्टर के थ्रू, उसी को हम क्या बोलते हैं सर? 1 एम्पियर।
क्लियर हो गया? नोट आउट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई? क्लियर हो गया? अच्छा तो ठीक है, तुम इलेक्ट्रिकल करेंट हमको पता चल गया कि तुमको इलेक्ट्रिक करेंट समझ में आ गया। तो भाई हमको एक बात बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? क्या होता है भाई, पता है आपको? इट इज प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड अमाउंट ऑफ चार्ज। ये क्या होता है सर? प्रोडक्ट होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस और अमाउंट ऑफ चार्ज का। तो सर अगर हमको लिखना रहे तो अब हम लिख सकते हैं, जरा सा तो गौर करना कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इससे दिखाते हैं, E इज इक्वल टू क्या सर? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्या सर? अमाउंट ऑफ चार्ज। अब बताओ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V। अमाउंट ऑफ चार्ज क्या सर? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्ट वे में हम लिख सकते हैं V क्यू। V क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। Q क्या? चार्ज। अब सर Q इज इक्वल टू हम पहले से पढ़ के बैठे हैं क्या? क्या पढ़ के बैठो? I इंटू टी। तो अब सर हमको अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना रहेगा तो हमको निकालना क्या होगा? VIT। सेकेंड टाइम वाले को छोटे टी से दिखाता है, ठीक है? अब देखो सर, ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग चार्ज यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़े, चार्ज के बारे में नहीं पढ़े, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? करंट के बारे में। आ रहा बात समझ में? किसके बारे में पढ़ रहे हो? तो सारे कैलकुलेशन को किस रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? करंट के रिस्पेक्ट में। इसलिए निकाल रहे हैं क्या? E इज इक्वल टू क्या? VIT। अगर हमको मान लो पूछ दिया नॉर्मल सब हुआ कि 5 एम्पियर का करंट पार हो रहा था, कितना का पार हो रहा था? 3 सेकंड के लिए पार हुआ। कितने सेकंड के लिए पार हुआ? 3 सेकंड के। जो पार होने का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 2 था। क्या था? 2 था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो। एक सपोज हम छोटा सा ऐसी तुमको इमेजिन करवाया, कुछ नहीं, तो अब तुम इसको करते रहोगे तो फंस जाओगे। और जो रिस्पेक्टिवली केमिस्ट्री में जो यूज होगा वो यही टर्म यूज होगा, E इज इक्वल टू क्या? VIT। और वही फिजिक्स में कौन टर्म यूज होता है बेटा? E इज इक्वल टू VQ। आगे बात समझ में? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? कहां पे होते हैं? कुछ नहीं, बस सिंपल सिंपल पे होते हैं। इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए जल्दी से नोट आउट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया? चलिए आगे बढ़े। अगला टॉपिक है फ्राडे लॉ फॉर गैसियस इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए है सर? ध्यान देना, तुम पहले से फ्राडे का 2 लॉ पढ़ के बैठे हो। कौन कौन? फर्स्ट लॉ। और अब उसी को थोड़ा सा डिराइव करके किसके बेसिस पे आ रहे हैं कि सर आप गैसियस इलेक्ट्रोलाइट का बात कर रहे हैं कि सर कोई इलेक्ट्रोलाइट था वो कैसा स्टेट में है? गैसियस में। तो उस केस में क्या करेंगे सर? उस केस में क्या करें? पहले नॉर्मल कंडीशन को थोड़ा सा अगर याद करें तो बी नोड एट, बी नोड एट, क्या तुम जानते हो? क्या जानते हो भाई? तो सर W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू जानते हैं सर, पढ़ा रखे हैं फर्स्ट लॉ। किसके हिसाब से? फर्स्ट लॉ। और सिंस सर ये भी हमको पता है Q इज इक्वल टू IT होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? अब अगर हम तुमको बोले कि W इज इक्वल टू, अब हम लिख दे जेड इंटू I इंटू टी, तो कोई दिक्कत है क्या? ये पहले बताओ, बोलो। ये पहले भी तो पढ़ रखे हो ना, इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं है, सिंपल वे में पढ़ा रहा है। अब सर जेड, जेड को हमको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, और ये कुछ और नहीं, इक्विवेलेंट वेट बाई क्या होता है सर? फ्राड। मतलब सर इसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96,000। बोलो, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? तो सर जब ये बोल सकते तो हम इसको ये भी बोल सकते क्या कि W इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू EW, मतलब इक्विवेलेंट वेट बाई 96,500। ये बताओ, दिस इक्वेशन is used to calculate the mass of solid substance, mass of solid substance dissolved, कि सर कितना सॉलिड सब्सटेंस क्या हुआ है किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में। किसमें? इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा जितना डिजॉल्व हुआ उतना क्या हुआ होगा? डिपॉजिट हुआ होगा। और क्या? डिपॉजिटेड एट एन, कहां? इलेक्ट्रोड। किस पे? कहां हुआ होगा सर? इलेक्ट्रोड पे। अगर हमको कोई कहता ना कितना, बताओ भाई कि कितना मास ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व हुआ, क्या हुआ है? बोला कि भाई एक काम करते हैं, हम ऑक्सीजन लिए। क्या लिए? ऑक्सीजन। सुनना ध्यान से, क्या लिए? ऑक्सीजन। और उसमें सर हम क्या करवाए? 5 एम्पियर का करंट दिए 3 सेकंड तक। कितना तक दिए? 3 सेकंड तक। अब बताओ कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ है? कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है या कितना ऑक्सीजन डिपोजिट हुआ है? तो उसके समय सिंपल हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? W इज इक्वल टू IT इंटू इक्विवेलेंट वेट बाई 96,500। लेकिन सर फॉर गैसियस स्टेट किसके लिए बात कर रहे? ये तो नॉर्मल था, लेकिन किसके लिए बात कर रहे? फॉर गैसियस स्टेट। अब सर गैसियस स्टेट है तो फिर वेट का तो बात नहीं होना चाहिए। गैसियस स्टेट में किसका बात होता है? वॉल्यूम का। किसका होता है? तो बेटा जहां पे वॉल्यूम है, जहां पे वेट है, वहां पे वॉल्यूम ले लो, और जहां पे इक्विवेलेंट वेट है वहां पे इक्विवेलेंट वॉल्यूम ले लो।
अब कैसे निकालते हैं ये भी सिखाएंगे, इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन पहले ये समझो कि सर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी इंटू क्या, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, भी इक्विवेलेंट वॉल्यूम बाय क्या, 96,500। ये किसके लिए यूज होता है, गैसेस के लिए। किसके लिए, अब सर पूछा कि भी क्या है सर, तो वॉल्यूम ऑफ क्या, गैसियस इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम ऑफ गैसियस इलेक्ट्रोड एट कहां, एसटीपी, कहां पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वही वीए का बात करें तो क्या सर, ये क्या होगा सर, इक्विवेलेंट वॉल्यूम एट, इतना बात समझ में आया कि गैसेस स्टैंडर्ड में कौन सा फॉर्मूला को यूज करना है। और सर ये इक्वेशन को, ये इक्वेशन किसके मदद करेगा हमको, सर ये वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस निकालने में मदद करेगा। किसका करेगा, वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस और साथ में क्या, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब सर ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालते कैसे, अभी बात करते, पहले इतना को नोट आउट करो, ये गैसियस के लिए स्पेशली होता है। हो गया क्या, चलो हो गया क्या, जल्दी करो ना। चलो बढ़े, अब हम तुमसे बोलते हैं कि भाई बताओ हमको
कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा भाई? अभी हम क्या पढ़े थे कि गैसियस रहेगा तो क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम का। तो हमको तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम? तो सर बड़ा सिंपल सा है, कुछ है नहीं सर। एसटीपी पे कितना, कहां पे, एसटीपी पे इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से जितना वॉल्यूम निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से जितना वॉल्यूम निकलेगा उस वॉल्यूम को हम क्या नाम देंगे, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब कैसे निकलता है थोड़ा सा देख ले, एक देखो फिर बाकी समझ में आ जाए तुमको। चलो O2 का बात कर रहे हैं ना सर, तो इसका मोलर मास कितना होगा सर, 32 होगा क्या। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, वाह एटॉमिक नंबर 16, वाह एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास कितना 16। O2 का बात करें तो 16 गुना 2 कितना 32, तो मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया। आगे बात समझ में। अब सर इसका एटॉमिक मास बताओ 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, क्लियर है ना। तो सर इक्विवेलेंट वेट कितना, तो सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। अभी पढ़ाए थे क्या, एटॉमिक मास कितना 16, 16 वैलेंसी ऑक्सीजन का कितना सर 2, तो सर इक्विवेलेंट वेट कितना निकला, मतलब सर ये 8 ग्राम है, कितना ग्राम है, और ये मॉलिक्यूलर मास कितना है 32 ग्राम। इतना समझ में आ गया सबको, क्लियर है। अब जरा सा देखना, तो जरा इधर देखो तो 1 मोल O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम लिख सकते हैं क्या। इधर ध्यान दो सभी लोग, नहीं तो मिस कैलकुलेट हो जाओगे एकदम, बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। बड़ा सिंपल सा छोटा सा बुच्ची सा चीज है ये। 1 मोल O2 बराबर कितना 32 ग्राम, और 1 मोल O2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। बताओ वॉल्यूम यही होता है ना, कहां एसटीपी पे। तो सर अब हमको बताओ ना तुम कि सर ये 32 ग्राम O2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी आएगा क्या, बोलना भाई, क्लियर हो इतना। तो सर 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम O2 इज इक्वल टू कितना सर 22.4 बाई 32 लीटर ऑफ O2। बोलो एट कहां एसटीपी, तो वो कितना लेना है 8 ग्राम। इक्विवेलेंट क्या बोले अभी, अब इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से जो वॉल्यूम निकलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो तुम्हारे इक्विवेलेंट वेट कितना है बेटा, तो सर 8 ग्राम O2, 8 ग्राम O2, तो सर क्या हो जाएगा जरा सा देखना तो 22.4 डिवाइडेड बाय कितना 32 इंटू कितना होगा क्या। अब ऐसा देखना तो सर 8 4 जा 5.6। अब सर हम लिख सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी इज इक्वल टू 5.6 लीटर। बताओ सीख गए, हार्ड था ये कुछ, बड़ा सिंपल सा टर्म है, बस खाली माइंड को मिस माइंड मत करना। क्लियर है, समझ में आया, ये समझ में आया तो मेरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुमको दे रहे खुद से करने के लिए, फाइंड द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 एंड Cl2, दोनों का करके बताओ।
अरे पहले इसको नोट आउट तो कर लो, इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे, पहले ही लग गए सूरदास जैसे। इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालते कैसे, सबको उम्मीद करते समझ में आया या ऊपर से निकल गया ये? आ गया ना, जल्दी से निकालो वो दोनों का तो फिर। बायोलॉजी है रे, वही चलते दिक्कत है, 71 होगा। अब सीख गया इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना, तुमको समझ में आया? इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकाल लिए पीछे, नहीं आया? अच्छा, और किनको नहीं आया, सही से ईमानदारी से बताना। तुमको नहीं आया हाथ उठाने, या सर माँ का रहे है, लजाना कौन सा बड़ा बात है। तुमको आ गया पीछे बगल में? कितना दिन लगेगा भाई? कहीं बिल्डिंग बनाने के लिए दे दिए हैं का?
एक का कीटा जोड़ रहे हैं सर। देखो क्या है, तुमसे पूछा क्या गया, H2 के लिए पूछा गया है क्या? H2 के लिए पूछा गया, पीछे से खड़ा हो, बताओ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। 6। पूरा जिंदगी में तुम नहीं बना पाओगे, बैठो। बहुत बढ़िया, हाँ, वाह। तो सर वन जब एटॉमिक मास 1 है, तो बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ? 1 ही होगा। के को हाइड्रोजन था, तो कितना हो गया? अब इक्विवेलेंट वेट पे बात आता है। सर ये तो 2 ग्राम निकला, क्या मॉलिक्यूलर मास, ये कितना निकला सर? 1 ग्राम। अब तुमसे पूछते हैं इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो इक्विवेलेंट वेट क्या बताए थे? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या? वैलेंसी। अब तुम हमको बताओगे क्या क्या एटॉमिक मास कितना होता है? 1। वैलेंसी कितना होता है? हाइड्रोजन कितना देर ले सकता है? 1। वैलेंसी कितना? 1। या वैलेंसी की जगह पर हम एक शब्द यूज कर सकते हैं क्या? एन फैक्टर। याद आ रहा कुछ? तो सर वैलेंसी की जगह पर एक शब्द यूज कर सकते हैं एन फैक्टर, उसका भी सेम ही मतलब है जो इसका मतलब है। अरे ठीक है, तो सर 1/1 इक्विवेलेंट वेट कितना निकला? 1 ग्राम लिख सकते हैं। तो सर अब देखो ना, देखो तो 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 ग्राम होगा क्या? मतलब एक बार H2 लिख रहे हैं तो उसका 2 ग्राम हो रहा है। 1 मोल H2 इज इक्वल टू कितना? 2 ग्राम। तो सर अब हमको बताओ ना, 1 मोल ऑफ H2, इसका वॉल्यूम का बात करें तो कितना निकलेगा? 22.4 लीटर एट कहां? एसटी है ना बेटा, एएसटीपी। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और 1 मोल कोई भी चीज हो, दुनिया का कोई भी चीज अगर 1 मोल एसटीपी पे है तो उसका वॉल्यूम हमेशा कितना होगा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। 1 मोल H2 बराबर कितना लिखे हो? तो लिख सकते हैं क्या? 2 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। बोल, लेकिन तुमको निकालना कितने के बराबर है? 1 ग्राम के बराबर। तो सर अब हम यहां पे क्या लिख ले? 1 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ तो? 22.4 डिवाइडेड बाय एट एसटीपी। अब ये देखो, यहां पे अगर 3-4 रहता तो फिर अगला स्टेप में जाते, लेकिन हमको निकालना कितने के बराबर है? 1 ही के बराबर। तो हम काहे मेहनत करने जाएंगे, सिंपल बन गया। अब इसको क्या करेंगे सर? इसको कट करेंगे, ये कितना आएगा सर? तो सर कितना आया? 11.2 लीटर एट कहां? अब हमको लिखना रहे तो क्या लिखे? इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू 11.2 लीटर। यही तो है, इसमें कौन सा तीर मारना बताओ? है क्या कुछ? तो बस बैठो। और बाकी सबसे बन गया ना? लिख लो लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो, टाइम मत लगाओ लेकिन। हो गया क्या भाई? सीखिए। बहुत अंतर होगा यार, कौन का दिया अंतर नहीं होगा?
कसं सांग? ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? अब इक्विवेलेंट मास, ये सॉरी इक्विवेलेंट वेट निकालना, इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना, दोनों क्लियर है? वो भी बताना ही पड़ेगा यार, वो नहीं निकाल लोगे? निकाल तो लेना चाहिए। Cl2 था ना, एटॉमिक मास कितना? 35.5, मॉलिक्यूलर मास कितना? 71। मॉलिक्यूलर मास कितना? 71। इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं सर, 35.5 डिवाइडेड बाय कितना? 1। वैलेंसी कितना? क्लोरीन कितना देता है, लेता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितना? 1। तो सर ये कितना निकल के आया? 35.5 ग्राम। अब सर सिंपल तो है, क्या है देखो, 1 मोल Cl2 बराबर कितना? 71 ग्राम। 1 मोल Cl2 बराबर कितना? 22.4 लीटर। तो 71 ग्राम इज इक्वल टू कितना? 22.4 लीटर। ग्राम बराबर कितना? 22.4 बाई 71 लीटर। सर कितना निकालना है? 35.5 ग्राम। तो 22.4 डिवाइडेड बाई 71 इंटू 35.5। ये कटा सर 2 बार में, ये कटा सर 11.2। अब अगला टॉपिक पे आओ। सम अदर मैथमेटिकल calculation from Faraday's law। सम अदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन फ्रॉम फ्राडे लॉ। जैसे देखो अभी यहां तक हम लोग बेट डिपोजिटेड पढ़े थे, कितना बेट डिपोजिट हो रहा है, क्या पढ़े थे? कितना बेट डिपोजिट हो रहा। अगर हमसे पूछते कितना मोल डिपोजिट हो रहा, तो भाई ये बेट है तो मोल तो पूछ ही सकता है। अरे बात समझ में? तब क्या करेंगे सर? तब तो कहोगे मास्टर साहब पढ़ाई भी नहीं किए थे, दो गाली दे देना है और कुछ तो रहेगा नहीं। तो देखिए सिंपल सा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा देखना, ध्यान देना। W इज इक्वल टू क्या जानते हो? Z इंटू क्यू। क्या जानते हो? और हमको उम्मीद है कि तुमको Q भी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। I इंटू, तो भाई W इज इक्वल टू ये भी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। और जब इतना पता चल गया तो उम्मीद करते हैं ये भी पता होगा। अब इतना पता चल गया तो तुमको ये भी पता होगा। पता है? वाह। अब इतना पता चल गया होगा तो तुमको ये भी पता होगा। नहीं पता है? नहीं पता है? बताओ। पता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू लिख ले मोलर मास ऑफ वैलेंसी। उम्मीद करते हैं वैलेंसी जिसको नहीं लिख रहा है एन फैक्टर भी लिख सकते हो, सेम ही चीज है। अरे बात समझ में? तो सर अब जरा सा बताना, तो ये चीज तुमको पता, तो ये भी चीज अब पता चल गया होगा। हाँ तुमको सब पता है, बस हम लिखते जा रहे हैं। पता ही होगा। अरे कुछ नहीं भाई, ईडब्ल्यू की जगह पे मोलर मास भाई वॉल्यूम कर दिया, वॉल्यूम करो सॉरी वैलेंसी। पता चल गया। अब जब इतना पता चल गया तो ये भी पता होगा कि वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू IT बाय
V इंटू 96,500। और सर वेट बाय मोलर मास, इसको लगा एन बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, पता है क्या? और जब नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है तो अब हम लिख दे क्या, एन इज इक्वल टू आई इंटू टी बाई 96,500 इंटू 1/v, और v कुछ और नहीं, वैलेंसी। अब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा क्या? और एन ये कुछ नहीं है, एन है जो नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। कितना डिजॉल्व या कितना डिपॉजिट हुआ, कुछ भी। डिजॉल्व का कह रहा तो डिजॉल्व निकाल लेंगे, डिपॉजिट का कह रहा तो डिपॉजिट निकाल रहे। कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ ये तो बुझा ही जाता है। अरे बात समझ में, उसी को कहां रख देंगे, भी की जगह पे। आगे बात समझ में? तो ये एक अदर एक्सप्रेशन था जहां से तुम क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स की, कितना मोल्स क्या हुआ है कैथोड या एनोड पे क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ, या कितना इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ, डिजॉल्व हुआ। अरे बात समझ में? तो ये एक फॉर्मूला, यहां से एक अलग फॉर्मूला क्रिएट हुआ जहां से तुम नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल सकते हो, नोट आउट कर लो। अभी तक जितना पढ़े हो ना उसका 22 से 23, 22 या 30 क्वेश्चन भर तुमको आज एक असाइनमेंट में आज या कल तक मिल जाएगा, हम यहां दे दिए हैं। हो गया? इसी में थोड़ा सा और अच्छे से बात कर लेना, नोट में मास liberated at an electrode can also be calculated by using following relation। वो क्या रिलेशन है सर?
कितना मास लिबरेट हुआ वो सिंपल निकल जाएगा। W इज इक्वल टू क्या सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सर इक्विवेलेंट वेट। काम खत्म। W is equal to n into EW. n is the number of moles of electron. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई कर देना, कितना मास डिपॉजिट हो गया, सिंपल वे में निकल जाएगा। ये डेट से इजी ट्रिक, 1 मिनट में आंसर खत्म। तुमसे पूछा बताओ भाई कैथोड पे कितना मास, इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे कितना मास लिबरेट हुआ, तुम क्या करोगे? सीधा उतना टेंशन लेना ही नहीं है, सिंपल देख लो कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख किया ना है, कुछ नहीं करना, क्या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, काम खत्म। आगे बात समझ में? चलिए नोट आउट कर लीजिए। अब देखो, अब तुमसे क्वेश्चन आता है कि थिकनेस ऑफ कॉटेड लेयर। कॉटेड मतलब समझ रहे हो कि सर जहां पे तुम डिपॉजिट किए हो तो कॉट किए होगे, मेटल के ऊपर से डिपॉजिट हुआ होगा तो वो कॉटेड हुआ होगा। अब पूछेगा इसका थिकनेस कितना है। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है थिकनेस ऑफ कॉटेड लेयर। अब तुम बताओ कि कितना थिकनेस होता होगा और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं यार। लेट द डायमेंशन ऑफ कॉटेड लेयर, किसका बात कर रहे? कॉटेड लेयर का डायमेंशन क्या होता होगा सर, क्या होता होगा सर? मान लेते हैं लेंथ ए सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, ए इंटू बी, डायमेंशन यही होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब पूछ क्या बोला है, तो सर थिकनेस ऑफ कॉटेड लेयर, किसका बात कर रहे हैं?
उसको मान लेते हैं कि सी सेंटीमीटर है सर। कितना है? अरे सी सेंटीमीटर है। कितना है? तो भाई वॉल्यूम ऑफ कॉटेड लेयर कितना आएगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ कॉटेड लेयर ए इंटू बी इंटू सी सेंटीमीटर हो गया क्या? फिर से मान लेते हैं कि सर इसका कुछ तो डेंसिटी हुआ होगा या नहीं होगा? उसको मान लेते हैं डी ग्राम पर सेंटीमीटर। कि सर इसका डेंसिटी इस सारा चीज दिया रहेगा, टेंशन मत लो, हम एक स्पेसिफिक लेके बता रहे हैं कि सर ए बी सी लेके बता रहे हैं। तो सर मास ऑफ कोटेड लेयर क्या हो जाएगा? मास ऑफ कॉटेड लेयर क्या हो जाएगा सर? ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी ग्राम। क्यों? मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू, ये पता है ना? तो सर ये क्या कर दिए, मास ऑफ कॉटेड लेयर कितना निकल के आया? ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी ग्राम। हाँ तुम समझ लेना, घर पे बैठ के रामचंद्र बन के देखते रहना, बहुत अच्छा से पढ़ोगे। अब जरा सोच के देखो, मास ऑफ कॉटेड लेयर दैट इज मास नथिंग, दैट्स ए वेट डब्ल्यू। यही ना पढ़ते आ रहे हो अभी तक। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू तुमको बहुत अच्छे से पता है, अब डब्ल्यू इज इक्वल टू तुमको बहुत अच्छे से पता है जेड इनको क्यू, और ये भी पता है जेड इंटू आई इंटू टी, और ये भी पता है सर डब्ल्यू इज इक्वल टू आई टी इंटू ई डब्ल्यू बाई, पता है कि नहीं पता है? अब सर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या? आई इंटू टी इंटू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96,500। और इस फॉर्मूला के दौरान, अब इस फॉर्मूला से हम क्या सी नहीं निकाल सकते हैं? निकलेगा या नहीं निकलेगा? तुमसे क्या पूछा? थिकनेस। क्या बोले हम कि थिकनेस पूछता है, तो तुम सी इज इक्वल टू अब क्या लिख दोगे? आई इंटू टी इंटू क्या? ई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू बी इंटू डी इंटू, खत्म हो गया यार, यही क्वेश्चन रहता है। अब इसे तुमको ब्रेथ ऑफ मेटल पूछ दे, लेंथ ऑफ मेटल पूछ दे, या डेंसिटी पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, कहीं से भी पूछ दे, तुमको पता होना चाहिए। हाँ लेकिन तुमको फंसाएगा भी। अब दे देगा क्या? रेडियस ऑफ कॉटेड लेयर। मतलब तुम ये तेज हो, ऊपर तेज नहीं है। अब वो दे दिया रेडियस ऑफ कॉटेड लेयर। आएगा मजा, पहले इसको तो नोट आउट करो। हो गया, आगे बढ़ा जाए। कहा सा सांग ज्यादा हो गया क्या? बच
हम तुम ही ना पूछो। अच्छा अच्छा एक बार आओ और बस ना लिखो जल्दी। अभी रेपठंड पे पिटाए हो ना। हो गया ना, आगे बढ़ा। तुम्हारा लात खाते हुए को एंजॉय। चलो आगे बढ़े यार। लो लिखो जल्दी से फिर आगे बढ़े। चलिए हो गया। क्या बाबू? ए क्या था? लेंथ। बी क्या था? ब्रेथ। और डी क्या था? डेंसिटी। तीनों दे रहेगा। हाँ क्लियर है। आगे बढ़े। अब हम क्या बोले थे कि सर कभी कभी ऐसा होगा कि तुमको रेडियस दे देगा। हम बता रहे हैं आपको। समटाइम्स रेडियस ऑफ एन एटम, किसका बात कर रहे? ऑफ एन एटम ऑफ डिपोजिटेड मेटल आयन। कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि रेडियम लिखा गया, रेडियस ऑफ एन एटम दे देता है किसका? कि जो मेटल कहां हो रहा है? डिपोजिट हो रहा है इन स्टेड ऑफ, किसके जगह पे? इन स्टेड ऑफ डेंसिटी, किसके जगह पे दे देता है? अब तुमको क्या करना होगा? पहले डेंसिटी निकालना होगा। सर डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मास बाय वॉल्यूम। सर इसका मास कैसे निकलेगा? सबसे पहले ये बताओ, ये लिख सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ सिंग, पहले लिख जाओ यार। लेट द रेडियस ऑफ एन एटम इज आर। कितना मान के चलते हैं कि सर कुछ आर दिया है, आर सेंटीमीटर मान लो कुछ दे दिया है। कितना दिया है वो तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। सर आर दे रखा है। क्या दे रखा है? आर दे रखा है। अब सर तुमसे हम पूछते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ एन एटम इज आर। कि सर आर रेडियस दे रखा है, कि आर रेडियस है किसका? किसी एटम का। किसी एटम का, उस मेटल का जो डिपोजिट हो रहा है, उस मेटल का जो क्या हो रहा है? डिपोजिट हो रहा है। अब सर हमको बताओ कि वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम क्या आएगा सर? तो सर एटम स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा शेप का होता है? तो सर स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। होंगे या नहीं होंगे? अब हम यहां से क्या निकाल लिए? वॉल्यूम ऑफ वन एटम। एक एटम का वॉल्यूम निकाला। किसका निकाले हैं?
एक एटम। तो सर मास ऑफ सिंगल एटम, कहा सिंगल एटम का बात कर रहे हैं ना, मास ऑफ सिंगल एटम हमको बता सकते हो क्या होगा? क्या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 के पावर 23। एटॉमिक मास एक मोल का होता है बेटा, एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.023। तो सर एटॉमिक मास को इतना से डिवाइड कर देंगे तो एक सिंगल एटम का मास निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्लियर है? तो सर मास ऑफ सिंगल एटम हम निकाल लिए। अब सर हमको निकालना है क्या? डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या करते हैं सर? मास बाय, सर मास कितना निकाले हो? एटॉमिक मास, जो मेटल दिया हुआ उसका एटॉमिक मास ले लेना, जो मेटल दिया उसका एटॉमिक मास ले लेना है। नीचे सर देखो 4 ऊपर 3 हो जाएगा क्या? देखते चलो सर, पाई पाई को पाई रहने दे, आर क्यू को आर क्यू रहने देते हैं, और ये कितना हो गया सर? 6.02 इंटू 10 के पावर 23। और इस थ्रू से हम क्या निकाल लिए? डेंसिटी। और जब ये डेंसिटी निकल गया तो वापस से ये कहां चला जाएगा? अरे बात समझ में? अब डेंसिटी पता चल गया ना, अब थिकनेस नहीं निकलेगा। समझ में आया? कभी कभी डेंसिटी की जगह पे क्या दे देता है? रेडियस। तो रेडियस देगा तो तुमको पहले उसको क्या करना पड़ेगा? उसका डेंसिटी निकालना, और वो डेंसिटी इस प्रकार से निकालते हैं। बोलिए, ये ऊपर 3 कहां से गया? समझ में सबको आ रहा है ना? कि बस ऐसे ही हाँ कुछ हो लिख दे रहा है, हाँ कर दो। वाह, बहुत बढ़िया सा। तेज तो है बेचारा, घमंड नहीं करता है, बोला घमंड। है मतलब घमंड कर लिया। अभी तुम्हारा बुराई की है क्या कि ओ वाह ना जा। अब देखो, अब ये फराडे लॉ का जितना कंसेप्ट है ना, उसका एकदम लास्ट पॉइंट, एकदम लास्ट पॉइंट, करेंट इफिशियंसी क्या होता है? अब तुमसे पूछता है ना, क्या? कौन पूछा भाई? इतना दिन से फिजिक्स पढ़ा, मन नहीं भर रहा? कौन पूछा था भाई, थोड़ा बताओ। तुम पूछा था? फिजिक्स का स्पेलिंग बताओ तो।
हम तुमसे क्या पूछे? हाँ यार छोड़ो हटाओ, इधर आओ। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज को मापने जाओ तुम गलत माप के आ जाओ। जैसे बहुत बार सुने होंगे कि अभी जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल जो मशीन है उसमें पहले से सेट आउट कर देता है, जिस वजह से वजन कम मिलता है। बहुत बार ये केस निकल के आता है। या बहुत बार ऐसा कभी सुने होंगे कि तराजू जिससे तुम लेने जा रहे हो ना सामान, वो चंबू के नीचे से सटा के रखता है, उस वजह से वजन कम मिलता है तुमको। ये क्यों होता है? तुम तो गए थे 1 kg लेने, दे दिया तुमको 750 ग्राम, ऊपर से मम्मी का गाली 3 गो, इतना कम कैसे? अब जरा सोच के देखो, ये मैं तुम्हारा कहां दोस्त था? कहीं नहीं। वो किस वजह से था? मैकेनिकल फॉल्ट के वजह से। किस वजह से था? मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से। तो कभी कभी ऐसा एमीटर के साथ भी होता है। एमीटर क्या होता है सर? करंट को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम एमीटर बोलते हैं, डिवाइस है, ठीक है। एमीटर भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि फॉल्स रीडिंग दे देता है, गलत रीडिंग दे देता है। और जब वो गलत रीडिंग दे देता है ना, तो उस केस में निकल के आता है करंट इफिशियंसी। तो सर ये निकलता है बेटा परसेंटेज ऑफ, जरा देखना, परसेंटेज ऑफ करेंट इफिशियंसी। किसका बात करते हैं? परसेंटेज ऑफ करेंट इफिशियंसी। तो सर क्या होता है? तो सर एक्चुअल करंट जो होना चाहिए था, क्या होता है सर? एक्चुअल करंट डिवाइडेड बाय एमीटर करंट रीडिंग इनटू 100, यही होता है और कुछ नहीं। कि सर जो एक्चुअल करंट होता है और जो एमीटर रीडिंग करता है, जो एमीटर रीडिंग करता है उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज ऑफ करंट इफिशियंसी। अगर सिर्फ करंट इफिशियंसी की बात करेंगे तो 100 नहीं लगाएंगे। और बात समझ में? सिर्फ करंट इफिशियंसी तो क्या करेंगे? एक्चुअल करंट बाय एमीटर करंट। अब कोई देखो तुमको पगलाने के लिए कोई पूछ सकता है, अच्छा ये बताओ कि सर एमीटर करंट और एक्चुअल करंट में अंतर क्या है? ये तब होता है जब एमीटर पगला जाता है। और ये कब होगा? ये कब होगा सर? समटाइम्स एमीटर शोज फॉल्स रीडिंग। क्या देता है सर? फॉल्स रीडिंग ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू वही चंबुका वाला वजह से, मैकेनिकल फॉल्ट के वजह से। किस वजह से? मैकेनिकल फॉल्ट के वजह से। और इस रिस्पेक्ट में क्या निकल के आता है? करेंट इफिशियंसी। मतलब सर ये जो एमीटर के द्वारा जो रीडिंग किया जा रहा है वो रीडिंग सही रीडिंग नहीं है, पहले माइंड में रखना। एक बार माइंड में बहुत फिक्स कर लेना कि करेंट इफिशियंसी वो शब्द ही वहां से डिराइव होता है जहां पे एमीटर का गलती हो। अब एमीटर गलती है, एमीटर पगला गया, एक्चुअल करंट कुछ और था, दे कुछ और है। एक्चुअल करंट था 5 एम्पियर, वो दे रहा 100 एम्पियर। अबे भाई हम इमेजिन करवा रहे हैं, सच में थोड़ी ना करवा रहे हैं तुमको। हाँ अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा चीज, कि जहां से करंट आ रहा है उसको पता नहीं कितना करंट हम दे रहे हैं। तुम जो सिस्टम बनाया उससे तुमको पता नहीं कितना करंट जनरेट होगा है? और वही इसी चीज को जब हम क्या करें, एमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो एमीटर क्या दे रहा? 5 यूनिट देना था, वो दे दिया 100 यूनिट। भरते रहो बिल, करना क्या?
तो ये केस जो होता है वो एमीटर का फॉल्स रीडिंग के वजह से होता है, और मीटर का फॉल्स रीडिंग का मतलब ये नहीं है वो तुम्हारे वजह से कहीं ना कहीं गलती होती है, इस वजह से मैकेनिकल फॉल्ट आता है। हाँ, ज्यादा भी दे सकता, कम भी दे सकता, ये कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही देगा। वो सब्जी वाला है, थोड़ी ना है कि हर तुरी तुमको कम ही देगा या ज्यादा ही देगा। तो ये ज्यादा भी दे सकता है और कम भी दे सकता है। इसी के साथ फ्राडे का एक पार्ट पूरा खत्म, इलेक्ट्रोलाइसिस का एक पूरा पार्ट खत्म। अब हम लोग बैटरी और टेट्री पाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इक्विवेलेंट गैल्वेनिक सेल, टेट्री। अरे नहीं यार, बैटरी पढ़ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। क्या पढ़ा दें? छोड़ो नहीं यार, इसको खत्म कर देना तो।